नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको करंट अफेयर की सीरीज़ लगातार आपको प्राप्त होगी, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज 1 नवंबर के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए आज इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ सकते हैं। तो समझने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जाएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, ये खूब इस बार चर्चा में भी रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया कब जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को ये क्यों मनाया जाता है, तो ये भी समझने की बात है। तो 31 अक्टूबर को मनाए जाने का मुख्य रीज़न क्या है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो 31 अक्टूबर को ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब पैदा हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1855 में। ठीक है, और 2023 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 48वीं जयंती, 148वीं जयंती मनाई गई है। ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। और पूछे अगर राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत कब से हुई है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस की जो शुरुआत हुई है 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। ये चीज़ें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ इनसे संबंधित स्टैटिक पॉइंट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। स्टैटिक पॉइंट की तरफ अगर हम लोग चलें तो देखें, यह भारत के पहले क्या थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये गृह मंत्री भी थे उस टाइम, पहले गृह मंत्री भी थे। ये चीज़ें आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न भी मिला था, तो ये 1991 में उनको भारत रत्न मिला था। और 2018 में 31 अक्टूबर 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पे? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा ज़िले के गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवड़िया ग्राम में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। कितनी है बच्चों? 182 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। फिर इसमें ये मीटर की बात कर रहा है, और वहीं अगर फीट में पूछेगा तो 597 फीट इसकी ऊंचाई है। तो आज की महत्वपूर्ण खबर में से एक ये था। ठीक है, अब एक रोहिणी नैयर पुरस्कार की बात की गई है, तो रोहिणी नैयर पुरस्कार को हम लोग चलिए देख लेते हैं कि रोहिणी नैयर पुरस्कार किसने जीता है। तो छत्तीसगढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम क्या है? दीनानाथ राजपूत। उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया। ये रोहिणी नैयर पुरस्कार होता क्या है? ये बेसिकली अर्थशास्त्र के एक व्यक्ति थे, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। तो उन्हीं की मृत्यु 2021 में हो गई थी। ठीक है, उन्हीं की याद में ये रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है। ये दूसरा संस्करण इस बार का किसको दिया गया है? दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इनका ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, ये दूसरा संस्करण है। मृत्यु कब हो गई थी? 2021 में। और ये अर्थशास्त्री थे। क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। और चलिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने शेखर कपूर की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी घोषणा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है वो प्रत्येक साल कहाँ होता है? गोवा में होता है, और इस बार भी गोवा में ही आयोजित हो रहा है, और 20 से 28 नवंबर 2023 को वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो पूछेगा कि उस महोत्सव का ज्यूरी किसे घोषित किया गया है? तो शेखर कपूर को घोषित किया गया है। और इस बार का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का संस्करण कौन सा है? तो 54वां संस्करण इसका है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एसबीआई कार्ड ने रिलायंस एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए रिलायंस रिटेल के साथ समझौता किया है। तो देखिए ये पूछ सकता है कि रिलायंस एसबीआई कार्ड, ठीक है, रिलायंस एसबीआई कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, और उसमें किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है, तो रिलायंस रिटेलर के साथ समझौता करके इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि रिलायंस एसबीआई कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये एसबीआई कार्ड, ठीक है, एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आज की एक और बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ठीक है, देखिए FATF, ठीक है, FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देख लीजिए बेसिकली ये होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है गठन वो इसलिए किया गया है ताकि जो आतंकवादी संगठनों को लोग जैसे धन प्रोवाइड कराते हैं, जो भी मुद्रा उनको प्रोवाइड की जाती है, फंडिंग की जाती है, वैसे गतिविधियों पे रोक लगाने के लिए, तथा जो कुछ कुछ देश ऐसे हैं जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे देशों, वैसे संगठनों या जो सहायता करते हैं आतंकवादी संगठनों को, उनको ग्रे लिस्ट में शामिल करता है, ठीक है, ग्रे लिस्ट में शामिल करता है। तो वही उसी की बात किया जा रहा है। तो केमन आइलैंड को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तो पूछ लेगा कि हाल ही में अभी FATF ने किसको अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, केमन आइलैंड को अभी अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है FATF का, ये पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज़ें आप लोगों को उम्मीदें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक योजना देखिए चली थी, ठीक है, अगस्त माह में इस योजना का प्रारंभ किया गया था, तो अभी उसका समापन हुआ है। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान, ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि प्रत्येक गाँव से, ठीक है, प्रत्येक गाँव से मिट्टी इकट्ठा की गई थी, ठीक है, मिट्टी इकट्ठा की गई थी, और दिल्ली में ले जाके वहाँ पे जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो उनकी शहीद स्थल या स्मारक के रूप में उस मिट्टी से निर्माण किया जाएगा। इसलिए मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्रारंभ किया गया था। तो शुरुआत कब हुई थी, तो 9 अगस्त 2023 को इसका प्रारंभ किया गया था, और इसका समापन कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हो गया, ठीक है। ये समापन हुआ है इसीलिए आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी ARO, PCS या अन्य यूपी के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो अमेठी में किया गया। कहाँ पे, और उद्घाटन किसके के द्वारा किया गया है, उद्घाटन याद रखिएगा ये CM के द्वारा किया गया है। यानी CM कौन है उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सिंधिया और 1857 नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुआ है, ठीक है, जिसके लेखक कौन है, राकेश पाठक। तो ये कुछ जो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पुस्तकों में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पुस्तक है, तो राकेश पाठक की पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है, सिंधिया और 1857, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, ठीक है, इसका जो 6ठा सत्र हुआ है वो कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक है। असल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में अगर आप लोग को बेसिक नॉलेज नहीं है तो ये क्यों बनाया गया है, तो इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है
आप लोग जब वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर में, और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा। इनके बीच में जो भी देश उपस्थित हैं, ठीक है, इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा प्रकाश सूर्य की पहुंचती है। तो किस प्रकार से मतलब उस चीज़ का उपयोग किया जाए, इसलिए इन्हीं के मतलब इनके मतलब इतने क्षेत्र के बीच, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा क्षेत्र के बीच के जो भी सदस्य देश होंगे वो इस संगठन में शामिल होंगे, ठीक है। ये इसीलिए इसका निर्माण किया गया। तो इसका छठा सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सत्र याद रखिएगा कि छठा सत्र था, ठीक है। तो क्योंकि सत्र पूछा जा सकता है इसलिए बोल रहे हैं कि इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम, ठीक है, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस पर लखनऊ में आयोजित किया गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया प्यारे बच्चों, लखनऊ में किया गया। और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि रन फॉर यूनिटी का राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कहाँ पे आयोजन किया गया है, तो लखनऊ में। उसके अध्यक्षता किसने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो श्रीनगर में किया गया है, ठीक है, श्रीनगर में किया गया है, ठीक। ये याद रखिएगा कि 67 राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो श्रीनगर में किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि थाईलैंड, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा अभी हाल ही में किस देश के द्वारा 10 नवंबर से 10 मई 2024 तक वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई है, तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, थाईलैंड हो जाएगा। 10 नवंबर से 10 मई 2024 तक, 10 नवंबर से 10 मई 2024 तक ये अनुमति दी गई है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हो सके तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।